सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग एमटीपी तक पढ़ लिए थे। आज के इस सेशन में हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। अगर आप लोग दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए, बात करते हैं अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किसे कहते हैं? वैसा डिजीज जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट हो, फैले, वैसे डिजीज को हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? वैसे डिजीज को हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। तो देखो क्या कह रहा है तुम्हारा एनसीईआरटी, कह रहा है कि ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये जो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, द ऑल पर्सन आर वल्नरेबल बट पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर्स आर मोस्ट। अब कह रहे हैं कि ये जो डिजीज है ना, ये डिजीज से खतरा तो सभी को है, लेकिन जो 15 से 24 साल वाले लोग हैं उनको खतरा ज्यादा है। बात समझ में आया? कह रहा है इन डिजीज से खतरा तो सभी को है, लेकिन 15 से 24 साल वाले लोग को इस डिजीज से खतरा ज्यादा है। समझ बात? अन्य सिम्टम्स कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलता है हमको भाई? तो हमको ईचिंग देखने को मिलेगा, फ्लूइड डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, स्लाइट पेन होगा, हल्का दर्द होगा, स्वेलिंग होगा, सूजन आ जाएगा। कहां पे भाई? जेनाइटल रीजन में, यानी कि जहां पे तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उस रीजन में ईचिंग देखने को मिलेगा, फ्लूइड डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, स्लाइट पेन देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग देखने को मिल सकता है, सूजन देखने को मिल सकता है। समझ बात? कहां पे भाई? जेनाइटल रीजन में। ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ये सब क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं, यानी कि लक्षण होते हैं। कह रहा है इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बाय बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। अब देखो होता क्या है, फीमेल्स में जो सिम्टम्स है वो बहुत लेट आते हैं। फीमेल्स में सिम्टम्स लेट आने की वजह से वहां पे हम लोग पता नहीं लग पाते हैं और वहां पे पता लगाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। समझ रहे बात? इसलिए जो केस है यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन, है ना? बाद में क्या हो जाता है? कॉम्प्लिकेट हो जाता है। लेटर विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। जब तक हम लोग पता लगाते हैं तब तक उनमें पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है दोस्त सूजन। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन, और पेल्विक इस रीजन को कहते हैं, है ना? कमर वाले रीजन को पेल्विक रीजन कहा जाता है। उस रीजन में, उस जगह पे जहां पे तुम्हारा गोनाड्स, जहां पे तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उस रीजन में सूजन आ जाना कहलाता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। उसके अलावा क्या होता है कि वहां पे जब फीमेल चाहेगी कि बच्चे को जन्म दे, तो भाई वो जन्म प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाती है, वहां पे उसका अबॉर्शन हो जाता है, स्टिल बर्थ हो जाता है, वक्त से पहले जो है प्रेगनेंसी हो जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है। एक्टोपिक शब्द का मतलब क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहने का मतलब कि जो तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो एम्पुला में ना होकर कहीं और हो, और अगर फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होकर कहीं और होगा तो जो तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट है वो भी कहीं और पहुंचेगा, उसका इम्प्लांटेशन भी कहीं और होगा, तो जिधर तिधर इम्प्लांटेशन हो जाएगा। समझ आए बात? तो इसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। फिर उसके अलावा आपको इसमें इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर तक का आपको केस देखने को मिलता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। समझ में आया बात यहां तक? अब वो कह रहा है कि यू कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन। अब टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इन इन्फेक्शन से बच सकते हैं, ठीक है? इफ यू फॉलो द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो, अगर आप इन कुछ नियमों को फॉलो कर लेते हैं तो। नियम क्या है भाई? नियम एक है आपका, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स। आपको क्या करना है भाई? अननोन पार्टनर या फिर मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स को अवॉइड करना है। दूसरा क्या है भाई? ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस। क्वाइटस के दौरान हमेशा क्या करना है? कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि भाई ये एक ऐसा मेथड है जो कि एचआईवी एंड एड्स दोनों से बचाता है भाई। दोनों से क्या करता है? बचाता है। एचआईवी एंड एड्स दोनों खतरनाक बीमारियों से जो है कॉन्डम्स बचाता है। इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको फिर भी डाउट है तो गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर। हाँ भाई, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है। अब झोला छाप डॉक्टर के पास चल जाओगे तो काम और खराब हो जाएगा। समझ रहे बात? फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट, ताकि वो अर्ली क्या कर ले? डिटेक्ट कर ले, और क्या करे भाई? प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करे, डायग्नोस करे। समझ रहे बात? तो भाई क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आपको जाना है अगर डाउट है तो इस नियम को आप फॉलो करके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग वेनरल डिजीज भी कहते हैं। ये तुमसे पूछ सकता है भाई, ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछ सकता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग और क्या कहते हैं? वेनरल डिजीज कहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम दिया हुआ है और आपको पैथोजेन उसके दिए हुए, यानी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म।
कौन डिजीज को कौन सा पैथोजन करता है उसके नाम दिए हुए, ठीक है। क्या ये आपको पूरा याद करना है? तो अगर याद हो रहा है तो कर लो, नहीं याद हो रहा है तो बताते हैं कौन कौन याद करना है। देखो इस तरफ तुम्हारा डिजीज दिया हुआ है, इस तरफ तुम्हारा पैथोजन दिया हुआ है। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म, उस डिजीज को कौन कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं, ठीक है। डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। आपको याद किसका किसका रखना है भाई? आपको याद रखना है क्लैमाइडियासिस का रख सकते हैं, गोनोरिया रख सकते हैं, सिफिलिस रख सकते हैं। उसके अलावा आप जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ट्स और हेपेटाइटिस बी और एड्स, ये सबको आपको याद रखना होगा कम से कम, क्योंकि ज्यादातर सवाल जो है इन्हीं सब पे आपका आता है, ठीक है। अब बचा दो चार, तो वो भी अगर पॉसिबल हुआ तो याद कर ही लोगे, ठीक है। तो देखो अब समझो, जैसे क्लैमाइडियासिस है हमारे पास, तो क्लैमाइडियासिस का पैथोजन कौन है? तो याद रखना भाई क्या है भाई? क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, जो कि एक क्या है? बैक्टीरिया है। उसके अलावा गोनोरिया की बात करें तो गोनोरिया में कौन है? निजेरिया गोनोरिया है ना, जो कि एक बैक्टीरिया है। ये सबसे सवाल बहुत आता है भाई। फिर सिफिलिस, सिफिलिस की बात करें तो सिफिलिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रिपोनेमा पैलिडम, ये भी क्या है भाई? बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। कैंक्रोइड क्या है भाई? तो कैंक्रोइड हीमोफिलस ड्यूक्रियाई, ये भी तुम्हारा क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। तो शुरू के चार जो है वो हमारे क्या है भाई? शुरू के चार हमारे बैक्टीरियल डिजीज है। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई? जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ट्स और हेपेटाइटिस बी और एड्स, ये चारों तुम देख रहे होगे, ये चारों तुम्हारा वायरस से होने वाला डिजीज है। किससे होने वाला डिजीज है? वायरस से। जैसे देखो जेनाइटल हर्पीस की बात करें तो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस HSV2, जेनाइटल वार्ट्स की बात करें तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, है ना। और हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी के लिए ह्यूमन HBV वायरस होता है तुम्हारा, ठीक है, हेपेटाइटिस बी का। और फिर उसके बाद एड्स, एड्स की बात करें तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही दोनों है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सबसे सवाल आने का ज्यादा चांस है, हेपेटाइटिस बी वायरस, और एड्स के लिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HIV कहते हैं। क्या कहते हैं? HIV कहते हैं। याद रखना HIV एक रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस है, ठीक है। ये PYQ सेशन में भी बताया था। उसके अलावा ट्राइकोमोनियासिस की बात करें तो ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ये एक प्रोटोजोअन डिजीज है, एक लौता प्रोटोजोअन डिजीज तुमको यहाँ पे याद रखना है। बाकी 4 बैक्टीरियल और 4 वायरल डिजीज याद रखना है। याद कौन कौन सा रखना है भैया? तो याद रखना है तुमको क्लैमाइडियासिस, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, जेनाइटल वार्ट्स, हेपेटाइटिस बी और एड्स। इतना डिजीज अगर तुम याद रखते हो आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे एग्जाम में, ठीक है। चलो अब देखो क्या कह रहा है, नोट, सिक्का, चिल्लर, नोट, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शन, इसको छोड़कर जितने भी डिजीज है अगर हम लोग सही समय पे पकड़ ले तब उसका इलाज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन कहने का मतलब एड्स, अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल। कंप्लीटली उसे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? क्यूरेबल कर सकते हैं इफ डिटेक्टेड अर्ली, अगर हम लोग पहले पता लगा ले एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली, और हम लोग ट्रीट करें प्रॉपर तरीके से तब। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस, HIV इन्फेक्शन को छोड़कर, याद रखना, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और HIV इन्फेक्शन को छोड़कर, एक्सेप्ट, इन तीनों को छोड़कर जितने भी बीमारी हमने आपको दिखाया पीछे, सबको हम लोग क्या कर सकते? ट्रीट कर सकते हैं अगर बढ़िया से हमको पता लग जाए तो। अब देखो इनफर्टिलिटी क्या होता है, व्हाट इज इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी इंपॉर्टेंट है। देखो इनफर्टिलिटी क्या होता है, जब कोई कपल्स 2 साल से ज्यादा लगातार सेक्सुअल इंटरकोर्स, या 2 साल या 2 साल से ज्यादा लगातार सेक्सुअल इंटरकोर्स किए जा रहे हैं बगैर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के इस्तेमाल किए, समझ आया बात, और उसके बावजूद भी वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, तब उस कपल को हम लोग कहते हैं इनफर्टाइल कपल। क्या कहते हैं दोस्त? तब उस कपल को हम लोग इनफर्टाइल कपल कहते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी का केस ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बड़े लेवल पे देखा गया है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि जो कपल्स जो है 2 साल 3 साल में किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं तो वो आप आगे जाकर जन्म नहीं दे, इसको लिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे टेक्निक्स ने बहुत अलग अलग चीज ले आया है। जैसे कि आर्ट की बात करें, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से जो इनफर्टाइल कपल है वो भी अब जो है तुम्हारा डिलीवरी ऑफ द बेबी कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो इनफर्टिलिटी क्या होता है पहले ये बात करते हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी की बात करें ना तो पता चला तुम लोग घर पर होगा, बड़ी दिक्कत है। इनफर्टिलिटी क्या होगा भाई? तो इनएबिलिटी टू कंसीव या प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी।
2 साल से ज्यादा सेक्सुअल कोहैबिटेशन जो है किए जा रहे हैं, उसके बावजूद जो है किसी चिल्ड्रन को प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। लार्ज नंबर ऑफ कपल ऐसे हैं जो कि इनफर्टाइल है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जीवन भर इनफर्टाइल है, नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आ गया है आपका भैया टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, क्या आ गया है, टेस्ट ट्यूब बेबी, आर्ट आ गया है। टेस्ट ट्यूब बेबी जानने से पहले आर्ट को समझो। आर्ट क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आर्ट क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। दो चीजें इसमें देखने को मिलता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दोनों जानेंगे, ठीक है। पहले ये जानो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम लोग आईवीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? आईवीएफ। इन वीवो फर्टिलाइजेशन का भी अगर शॉर्ट करोगे तो आईवीएफ होगा, लेकिन इसे हम लोग आईवीएफ नहीं कहते हैं, याद रखना, गलती कर दोगे, लिख देते हैं इसे आईवीएफ नहीं कहते हैं। आईवीएफ किसे कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? आईवीएफ कहते हैं। अब आईवीएफ में करते क्या भाई, हम लोग एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं। एम्ब्रियो को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। आईवीएफ में होता क्या है कि जो हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं वो आउटसाइड द बॉडी होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है दोस्त? फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर हम लोग क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन कराते हैं। समझ आए बात? बॉडी के बाहर क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन कराते हैं आईवीएफ के केस में। और करते क्या है, फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद जितना नीड है उस हिसाब से एम्ब्रियो को हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं, जहां पे जरूरत है उसके हिसाब से। जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर में हमारे पास आता है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। देखो देखो यहां पे जो तुम पिक्चर में देख रहे हो, ये बच्चा, ऐसे बच्चे को ग्रो नहीं कराया जाता, ये सिर्फ देखने के लिए था, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए था? देखने के लिए। होता क्या है समझोगे, यहां पे मेरे पास एक मेल है और यहां पे मेरे पास एक फीमेल है। दोनों को बुलाया, मेल और फीमेल को। मेल से मैंने क्या किया, मेल से मैंने लिया भाई स्पर्म, और स्पर्म को लेके इस टेस्ट ट्यूब में हमने रख लिया, ठीक है। ये क्या है भाई? ये है हमारा स्पर्म, ठीक है भैया, आगे बोलिए, बोल रहे हैं, रुको। और क्या किया भाई? प्लस, और हमने क्या किया, एक और टेस्ट ट्यूब लिया, और फीमेल से हमने क्या किया, फीमेल गैमेट को लिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एग या फिर ओवम, एग या ओवम। अब इन दोनों को मैंने मिलाया, और मिलाया किसमें? एक टेस्ट ट्यूब लिया वापस से, और दोनों को इस एक टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया, इस स्पर्म को भी और इस ओवम को भी। अब जो है फर्टिलाइजेशन जो है तुम्हारा किस में हो रहा है भाई? टेस्ट ट्यूब में होगा। फर्टिलाइजेशन किस में होगा? टेस्ट ट्यूब में होगा। और फाइनली हमारे पास एक सेल मिलेगा जिसे हम क्या कहेंगे? जाइगोट। अब इस जाइगोट को जितना नीड है उतना ग्रो कराएंगे और उसके बाद ट्रांसफर कर देंगे वापस से फीमेल के बॉडी में, और जो बच्चा बनेगा वो फीमेल के बॉडी में ही बनेगा, वहीं डेवलप करेगा। जैसे नॉर्मल बेबी डेवलप करते हैं वैसे ही, और जैसे नॉर्मल बेबी का डिलीवरी होता है वैसे ही उसका भी डिलीवरी होगा। समझ में बात? तो अगर 16 सेल्स तक हम ग्रो कराते हैं तब इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे यूट्रस में। कहां ट्रांसफर करेंगे दोस्त? यूट्रस में। समझ में बात? अगर 16 सेल्स तक हम अगर ग्रो कराते हैं, समझ में बात, इस जाइगोट को 16 सेल तक अगर ग्रो कराते हैं तब कहां ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस में। और अगर 8 सेल तक ग्रो कराते हैं या फिर डायरेक्ट जाइगोट है तो उसको ट्रांसफर करेंगे कहां? फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हम लोग ZIFT कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या कहते हैं? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। क्लियर है बात? यहां तक एकदम सेट है? चलो सेट है तो इधर देखो। अब देखो टेस्ट ट्यूब बेबी में हमारे पास क्या क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी में हमारे पास है जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट को या 8 सेल को हम लोग क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा है हमारे पास IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। 16 सेल्स को हम लोग क्या करते हैं भाई? यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। दूसरा है हमारे पास ICSI। ये ICSI क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। होता क्या है भाई कि हम लोग क्या करते हैं, फीमेल गैमेट्स में एग है, और सिरिंज के माध्यम से, किसके माध्यम से? सिरिंज के माध्यम से सीधा स्पर्म को फीमेल गैमेट के अंदर छोड़ देता है। ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। समझ आया?
ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। भैया फुल फॉर्म लिख दीजिए, लिख देते हैं क्योंकि पूछ सकता है। जाइगोट इंट्रा, इंट्रा माने अंदर, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। समझे? अच्छा, इसको कहाँ ट्रांसफर करो भाई, यूट्रस में, तो यूट्रस में ट्रांसफर करो तो क्या कहोगे, इंट्रा, इंट्रा यानी कि अंदर, किसके अंदर, यूट्रस के, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, खत्म, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। समझ गया बात? और ये क्या होगा, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। ठीक है, ये क्या होगा, आई से तुम्हारा इंट्रा, सी से तुम्हारा हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक, एस से हो जाएगा तुम्हारा स्पर्म इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। समझ गया बात, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का हमारा सारा कहानी खत्म हो गया, चार्ट फ्लो चार्ट।